कल्पना कीजिए कि आप अपने हनीमून के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुनसान आइलैंड पर कदम रखते हैं, जहां आपके और समंदर की लहरों के अलावा कोई तीसरा वजूद नहीं है। लेकिन क्या होगा जब अगली सुबह आपको रेत पर किसी अजनबी बच्चे के नन्हे पैरों के निशान मिले? बेथ और कैरी अपने हनीमून के लिए इस सुनसान टापू पर कदम तो रख देते हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ उनके स्वागत के लिए फूल नहीं बल्कि पहले से खुदी हुई उनकी अपनी कब्रें इंतजार कर रही हैं। जब वीरान जंगल से एक लड़की के फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और टूटे हुए फोन पर मौत का बुलावा आता है, तब शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आज की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि कोरल बीच के उस भयानक अभिशाप की दास्तां है जिसने आज तक किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच का सामना करने के लिए? दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमारे चैनल ट्रूथ फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर रोज ऐसी ही अनसुनी और मिस्टीरियस कहानियां लेकर आते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस रूह कपा देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। नीले समंदर की लहरों के बीच कोरल बीच नाम का वो टापू किसी जन्नत की तरह चमक रहा था, जहां बेथ और कैरी अपनी जीवन की सबसे खूबसूरत पल बिताने आए थे। जैक्सन ने जब अपनी बोट का इंजन बंद किया तो वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि लहरों के टकराने की आवाज भी किसी संगीत जैसी लग रही थी। जैक्सन ने बेथ को एक सैटेलाइट फोन सौंपते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा कि अगर 10 दिनों से पहले कभी भी कोई अनहोनी महसूस हो तो झिझकना मत और तुरंत कॉल कर देना। कैरी ने मुस्कुराते हुए फोन को अपने बैग में डाल दिया और मजाक में कहा कि जब इस पूरे टापू के मालिक हम हैं तो भला 10 दिन से पहले यहां से कौन जाना चाहेगा। जैसे ही जैक्सन की बोट आंखों से ओझल हुई, बेथ और कैरी ने उत्साह के साथ अपना टेंट लगाना शुरू किया और हर छोटे पल को अपने कैमरे में कैद करने लगे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्होंने साथ में समंदर की लहरों का आनंद लिया, जहां कैरी हर खूबसूरत नजारे की रिकॉर्डिंग कर रही थी। शाम ढलते ही उन्होंने किनारे पर बैठकर ढलते सूरज को देखा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, टापू की वही खामोशी अब कुछ अजीब सी लगने लगी थी। दोनों थक कर अपने टेंट में सो तो गए, लेकिन टापू की हवाओं में एक ऐसी ठंडक घुलने लगी थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अगली सुबह जब बेथ की आंख खुली और वो ताजी हवा लेने टेंट से बाहर निकला तो रेत पर बने निशानों को देखकर उसके पैर वहीं जम गए। टेंट के चारों तरफ छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा पूरी रात उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो और फिर चुपके से जंगल की ओर चला गया हो। बेथ ने घबराकर कैरी को उठाया और दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल के भीतर तक चले गए, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पा रही थी। अचानक एक दलदली इलाके के पास पहुंचते ही वे निशान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, मानो वो रूह हवा में विलीन हो गई हो। वहां की झाड़ियों में बेथ को कुछ पुरानी और सफेद हड्डियां पड़ी मिली, जिन्हें देखकर कैरी का कलेजा कांप उठा, क्योंकि वहां उनके अलावा कोई दूसरा इंसान या बड़ा जानवर होने का कोई सबूत नहीं था। बेथ ने कैरी को संभालने की कोशिश की और कहा कि शायद ये किसी पुराने यात्री का सामान या किसी परिंदे के अवशेष होंगे, पर उसके अपने मन में डर घर कर चुका था। वापस आते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें पेड़ों के पीछे से उन पर नजर रख रही हों और हर कदम पर कोई उनका पीछा कर रहा हो। उस रात के बाद से कोरल बीच की वो खूबसूरती धीरे धीरे एक भयानक खौफ में बदलने लगी थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अगले कुछ दिन टापू पर किसी भारी बोझ की तरह बीतने लगे, जहां हवाओं में अब प्यार की जगह एक अनजाना डर घुल चुका था। एक दोपहर जब बेथ और कैरी समंदर किनारे टहलकर वापस लौटे तो वे ये देखकर सन्न रह गए कि कैरी के कुछ अंत वस्त्र जंगल के एक ऊंची और कटीले पेड़ की टहनियों पर बहुत सलीके से टांगे गए थे। ये किसी हवा या जानवर का काम नहीं था, बल्कि कोई जानबूझकर उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जब कैरी ने अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो उसके हाथ कांपने लगे और कैमरा हाथ से छूट गया। किसी ने उनकी गहरी नींद में सोते समय टेंट के अंदर घुसकर उनकी बेहद निजी वीडियो रिकॉर्ड की थी। डर से बिलखती हुई कैरी ने तुरंत वहां से भागने की जिद की, लेकिन बेथ ने उसे दिलासा दिया कि शायद ये किसी पुराने पर्यटक का प्रैंक है जो उनसे छुपकर यहाँ रह रहा है। अगले दिन अपनी घबराहट को कम करने के लिए वे फिशिंग करने किनारे पर गए, जहां मौत ने पहली बार उन्हें छूकर गुजरा।
बेथ जैसे ही पानी में उतरने वाला था, कैरी की चीख गूंजी और उसने बेथ को पीछे खींच लिया। उसके पैर से महज कुछ इंच की दूरी पर एक जहरीली स्टोन फिश छिपी थी, जिसके डंक से इंसान आधे घंटे के भीतर दम तोड़ देता था। अभी वे सदमे से उभरे भी नहीं थे कि जंगल की गहराई से किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी, जो किसी बहुत बड़ी तकलीफ में डूबी हुई लड़की की लग रही थी। वो आवाज इतनी मर्मस्पर्शी और डरावनी थी कि दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना उस तरफ खिंचे चले गए। पेड़ों के घने झुरमुट को पार करते ही उनके सामने एक बेहद पुराना और जर्जर लकड़ी का केबिन आया, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि ये सालों से वहां खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है। केबिन का दरवाजा किसी पुरानी चरमराहट के साथ खुला और अंदर का दृश्य किसी रूहानी जेल जैसा महसूस हो रहा था। वहां एक टूटा हुआ बिस्तर था और दीवारों पर हजारों लकीरें नाखूनों से खुरचकर बनाई गई थीं, जैसे कोई अभागा वहां कैद होकर अपने आखिरी दिन गिन रहा हो। बेथ को कमरे के एक कोने में कुछ नक्काशीदार लकड़ियां मिली, जिनमें खौफनाक दृश्यों घेरा गया था। एक लड़की हाथ में भाला लिए किसी पुरुष को बड़ी बेरहमी से मार रही थी। तभी अचानक कमरे के भीतर से एक तेज सरसराहट हुई और एक बड़ा चूहा निकला, जिससे दोनों बुरी तरह सहम गए। बाहर निकलते ही कैरी की नजर झाड़ियों के पीछे दबी एक पुरानी कब्र पर पड़ी, जिस पर मिट्टी की परतों के नीचे धुंधला सा एक नाम लिखा हुआ था, कोरल। कैरी ने वहीं पास में पड़ी एक पुरानी और फटी हुई डायरी उठाई, जिसे जिन नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था। उस डायरी के पीले पड़ चुके पन्नों ने उस टापू के भयानक इतिहास से पर्दा उठा दिया। बरसों पहले कोरल नाम की एक मासूम लड़की यहां फंसी थी, जिसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। मदद के इंतजार में तड़पती उस लड़की को जब कुछ मर्द मिले तो उन्होंने उसकी जान बचाने के बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ वो दरिंदगी की जिसकी कल्पना भी रूह कपा दे। मरते समय कोरल की तड़प और नफरत ने एक अभिशाप का रूप ले लिया था और डायरी में साफ लिखा था कि तब से आज तक जो भी इस टापू पर आया, कोरल की रूह ने उसे कभी जिंदा वापस नहीं जाने दिया। बेथ ने यद्यपि इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानकर मजाक में उड़ाने की कोशिश की, पर उस रात जब वे सो रहे थे तो केबिन की जगह बदल चुकी थी और कोरल की कब्र अब उनके टेंट के और भी करीब आ गई थी। 7वें दिन की सुबह तक टापू की आबो हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। बेथ और कैरी ने तय किया कि वे अब और इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सैटेलाइट फोन खोजने की कोशिश की तो वो अपने बैग से गायब था। तभी समंदर की लहरों को चीरती हुई एक बोट किनारे पर आकर रुकी, जिसमें से 2 स्थानीय शिकारी उतरे। बेथ को लगा कि शायद ये उनकी जान बचा लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में मदद के बजाय हैवानियत चमक रही थी। वे शिकारी न तो उनकी भाषा समझ रहे थे और न ही उनकी मदद करना चाहते थे, बल्कि उनमें से एक ने कैरी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बेथ ने जब बीच बचाव किया तो उन शिकारियों ने उसे बेरहमी से पीटा और बांधकर एक तरफ फेंक दिया। कैरी की चीखों और शिकारियों के अट्टहास के बीच अचानक जंगल से फिर वही दर्दनाक रोने की आवाज गूंजी, जिसने शिकारियों के चेहरे पर भी खौफ की लकीरें खींच दी। अंधेरा होते ही वे शिकारी किसी अदृश्य आहट का पीछा करने के लिए बंदूकें लेकर जंगल की ओर दौड़े। बेथ ने किसी तरह खुद को और कैरी को आजाद किया, लेकिन तभी पूरे टापू पर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। जब वे छुपते छुपाते किनारे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उन शिकारियों में से एक खून से लथपथ होकर तड़प रहा था, जबकि दूसरा उसे घसीटते हुए बोट की तरफ ले जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि गोलियां किसने चलाईं और शिकारी किससे डरकर भाग रहे थे। जैसे ही उनकी बोट आंखों से ओझल हुई, कैरी ने राहत की सांस ली, पर बेथ को एहसास हो गया था कि अब वे इस टापू पर उस साए के साथ अकेले बचे हैं जो इंसानों से नफरत करता था। वो रात उन्होंने बिना सोए गुजारी, जहां हर पत्ता हिलने पर उन्हें अपनी मौत का साया नजर आता था। अगली सुबह बेथ ने हिम्मत जुटाई और कोरल की कब्र के पास गया, जहां उसे वो सैटेलाइट फोन पड़ा मिला जो गायब हो गया था। जैसे ही उसने फोन उठाया, वो अचानक बजने लगा, जबकि उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से किसी के भयानक तरीके से चीखने और तड़पने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। बेथ ने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन तभी वो केबिन, जो कल तक दूर था, अचानक उनके टेंट के ठीक सामने खड़ा था। केबिन का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और भीतर से एक बर्फीली हवा का झोंका बाहर आया। जैसे ही बेथ पीछे मुड़ा, वहां कोरल खड़ी थी। उसका सफेद चेहरा आधा गला हुआ था, बाल बिखरे थे और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे।
बेथ के पास संभलने का मौका तक नहीं था। कोरल ने बिजली की फुर्ती से एक पुराना जंग लगा चाकू बेथ के सीने में उतार दिया। कैरी की आंखों के सामने बेथ का शरीर ढीला पड़ गया और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कोरल की रूह ने बेथ को घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में गायब कर दिया और कैरी बस सुन्न खड़ी अपनी आंखों के सामने अपने पति को खोते देखती रही। वो चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज हलक में ही फंस गई थी। टापू पर अब सिर्फ कैरी बची थी और वो साया जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था। कोरल की वो कब्र अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और उसके पास एक नया गड्ढा खुदा हुआ था जो शायद कैरी का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी टापू पर फाली तो कैरी की आंखें उसी कब्र के पास खुलीं। सब कुछ इतना शांत था कि उसे एक पल के लिए लगा मानो बीती रात का वो खौफनाक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। वो पागलों की तरह बेथ को पुकारते हुए जंगल की ओर भागी, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। अचानक उसकी नजर कोरल की कब्र के ऊपर लगे एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहां से खून की बूंदें धीरे धीरे नीचे टपक रही थीं। ऊपर देखते ही कैरी की चीख निकल गई। बेथ की लाश को किसी ने बहुत ही विभत्स तरीके से टहनियों के बीच फंसा दिया था। बेथ की निर्जीव आंखें ठीक उसी गड्ढे की ओर देख रही थीं जो कोरल की कब्र के बगल में नया खुदा हुआ था। कैरी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि मौत अब उससे महज चंद कदमों की दूरी पर है। वो बदहवास होकर समंदर के किनारे की ओर दौड़ी, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उसे देख ले। उसने सूखी लकड़ियों और अपने टेंट के कपड़ों को इकट्ठा कर एक विशाल आग जलाई ताकि आसमान से गुजरते विमानों को सिग्नल दिया जा सके। धुएं के गुबार के बीच उसे दूर पानी के ऊपर कोई खड़ा दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोरल की परछाई थी जो शांत खड़े होकर कैरी के अंत का इंतजार कर रही थी। डर के मारे पीछे हटते हुए कैरी का ध्यान भटक गया और उसका पैर उसी जहरीली स्टोन फिश पर पड़ गया जिससे वो अब तक बचती आ रही थी। जहर के असर से कैरी का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और वो रेत पर गिरकर तड़पने लगी। ठीक उसी समय टापू की हवाओं में फिर से वही रोने की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन इस बार वो आवाज कोरल की नहीं बल्कि खुद कैरी की थी। वो ठीक उसी तरह सिसक नहीं थी जैसे बरसों पहले कोरल तड़पी थी। आधे घंटे के उस असहनीय दर्द के बाद कैरी की सांसें थम गईं और टापू पर एक बार फिर गहरा सन्नाटा पसर गया। कोरल की रूह ने शायद अब अपनी पहली सहेली पा ली थी, क्योंकि अब उस किनारे पर अकेलेपन का अंत हो चुका था। ठीक 10वें दिन जैक्सन अपना वादा निभाने के लिए अपनी मोटर बोट लेकर किनारे पर उतरा। टापू पर उसे बेथ और कैरी का सामान तो मिला, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। जैक्सन उन्हें पुकारते हुए उसी पुराने कैबिन के अंदर दाखिल हुआ जहां उसे फर्श पर वही पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां कैरी खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब कोरल जैसी ही नफरत और दर्द की चमक थी। जैक्सन की चीख के साथ ही कहानी का अंत होता है, जहां अब कोरल और बेथ की कब्रें साथ साथ थीं और कैरी की रूह अब उस टापू की अगली रक्षक बन चुकी थी। कोरल बीच का वो अभिशाप अब और भी गहरा हो चुका था, जो अगले शिकार की राह देख रहा था।